इस क्वेश्चन को समझो, है ना। मुझे क्या चाहिए आपसे, मुझे चाहिए i बराबर 1 से लेकर 3 तक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ xi। हम सब जानते हैं कि दुनिया में फ्रैक्शनल पार्ट को लिख सकते हैं x माइनस महत्तम पूर्णांक x। तो क्या मैं i बराबर 1 से लेकर 3 तक इसको लिख सकता हूँ xi माइनस महत्तम पूर्णांक xi। क्या दिक्कत आ रही है, बताओ क्या दिक्कत है। अरे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ xi तो है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ xi को क्या लिख सकता हूँ xi माइनस महत्तम पूर्णांक ऑफ xi। चलिए लिख लिया। अब आप क्या करेंगे, i की वैल्यू 1 2 3 रखेंगे। i की वैल्यू 1 2 3 रखेंगे तो क्या आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3। यहाँ पर रखेंगे तो क्या आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3। ये लीजिए सर, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है सर, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमने कोई रॉकेट साइंस मचाई नहीं। ठीक, फ्रैक्शनल पार्ट हमने लिख लिया x माइनस महत्तम पूर्णांक x, फिर xi माइनस महत्तम पूर्णांक xi लिख लिया। ये x1 प्लस x2 प्लस x3 हो गया और ये महत्तम पूर्णांक x1 प्लस x2 प्लस x3 हो गया। अच्छा, अब आप देखो, छोटी मोटी बातें सबको आती हैं, क्लियर। इस समीकरण की बात करते हैं। इस समीकरण के मूल क्या है भाई, इस समीकरण के मूल हैं x1 x2 और x3, क्लियर। आपको बता दूं, जो चमत्कारी टाइप के लोग होते हैं दुनिया में, उनको बता दूं कि एक्स स्क्वायर की टर्म मिसिंग है भैया। एक्स स्क्वायर को 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख लिया। तो आप बताओ समीशन ऑफ x1 क्या आएगा। समीशन ऑफ x1 का मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 क्या आएगा, क्या आएगा भैया 0/1, 0 आएगा। आ गया, यानी इस वाले पार्ट की तो बैंड बज गई और तुम चले गए, तुम तो चले गए। तो क्वेश्चन क्या बचा, क्वेश्चन बचा महत्तम पूर्णांक x1 प्लस महत्तम पूर्णांक x2 प्लस महत्तम पूर्णांक x3। ये मेरा क्वेश्चन बचा, यानी लड़ाई अभी बाकी है, जंग अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्यों, क्योंकि हमने इस वाले पार्ट का पत्ता साफ कर दिया, इसका पत्ता तो हम पहले भी साफ कर देते। दिक्कत कहाँ है बेटा, दिक्कत इसी में है, लड़ाई इसी की है, क्योंकि ये महत्तम पूर्णांक है जिसके बारे में आप जानते ही हैं, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं, महत्तम पूर्णांक में क्या करना है, तो इसका क्या करना है सुनिएगा भी आगे, है ना। तो अब गीता के सार को ढंग से देखना, अब गीता क्या कहती है गौर से देखते हैं। आपका फंक्शन क्या है, ये रहा, आइए फंक्शन कौन है, फंक्शन है ये, ठीक है। आपने क्या करा, इसका एफ डैश एक्स निकाला, बिल्कुल ठीक है। कितने पॉइंट मिलेंगे, तो x प्लस 1 और x माइनस 1, ठीक है। वापस क्या होगा, वही होगा क्या, -1 और 1, प्लस माइनस और प्लस, क्लियर। तो अब सुनते जाना भाई, ठीक है, सुनना अच्छे से। ए ध्यान रखना 0 से 2 है, ए ध्यान रखना, एक क्वेश्चन में 0 से 2 है। चलिए सर, अब मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ आपके सामने, बना रहा हूँ मैं ना, मैं आपके सामने इसका ग्राफ बना रहा हूँ। चलो भाई, -1 तक बढ़ेगा, फिर 1 पर घटेगा, ठीक है। लेकिन 0 पे कितनी वैल्यू आएगी देख लो ना, 0 पे वैल्यू कितनी आएगी, 0 0 ए आएगी। ए कैसा है, पॉजिटिव है, ए कैसा है, पॉजिटिव है। तो ग्राफ 0 पर पॉजिटिव है, फिर डिक्रीज होगा और ऐसे चला जाएगा। समझ में आ गया। तो -1 तक बढ़ा, -1 तक बढ़ेगा, उसके बाद घटेगा। समझ में आ गया, 1 तक घटेगा, 0 पर वैल्यू पॉजिटिव है, मैंने बताई दी आपको, ठीक है। उसके बाद वापस 1 तक घटेगा और 1 के बाद फिर बढ़ेगा, क्लियर। क्यों ऐसा हो रहा है, बिल्कुल होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई, अरे -1 पर मैक्सिमा है, -1 पर मैक्सिमा है, 1 पर मिनिमा है, फिर आगे बढ़ गया। अगर आप 3 जगह कट कर ही रहा था, आप सुनते जाओ, कहानी इंपॉर्टेंट क्या है। कहानी इंपॉर्टेंट, मेरे पास 3 मूल हैं, एक x3 है, एक x2 है और एक x1 है। अब इसके आगे का पार्ट बहुत अच्छे से समझना भाई, बहुत अच्छे से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझना आपको, ठीक है। तो अब आप देखिए बोर्ड पर कैसे कर रहा हूँ मैं। मुझे चाहिए महत्तम पूर्णांक x1, महत्तम पूर्णांक x2 और महत्तम पूर्णांक x3, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे कैलकुलेट करूँ। तो आप एक देखो, एक काम करो, आप बताओ -1 पर वैल्यू कैसी है। -1 पर देखते हैं, -1 पर रखना भाई, -1 रखने पर कितना आ रहा है, -1 रखने पर आ रहा है a + 2, पॉजिटिव आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। अब -2 रखो, अब रखो -2 रख के देखना कितना आएगा। -2 रखेंगे तो आएगा a - 2। समझते हैं ना आराम से मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे डाउट है कि ये x1 कहाँ पर लाई करेगा। -1 पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो मैंने -2 पे चेक कर रहा हूँ, चेक करके देख रहा हूँ, चेक करके, मुझे थोड़ी ना पता है क्या आने वाला है। तो मैंने -2 पे चेक किया, -2 पर वैल्यू आ रही है a - 2। अरे a कहाँ से कहाँ तक है, a तो 0 से 2 में है। अरे a तो 0 से 2 में है, अगर a 0 से 2 में है, उसमें से मैं -2 को सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो चूंकि a 0 से 2 में है, उसमें से अगर -2 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो f ऑफ -2 नेगेटिव आएगा,
इसका मतलब -2 पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है। वेरी गुड, ठीक है। अब मुझे पता चल गया कि -2 पर वैल्यू नेगेटिव है और -1 पर वैल्यू पॉजिटिव है। इसका मतलब x1 किसके बीच में लाई करेगा, यानी x1 जो मूल है वो -2 से और -1 के बीच में लाई करेगा। अगर कोई मूल -2 से -1 के बीच में लाई करेगा उसका महत्तम पूर्णांक -2 होगा। क्लियर। तो यानी एक मूल का मैंने महत्तम पूर्णांक पता लगा लिया। अब मैं दूसरे वाले पर जा रहा हूँ, दूसरे वाले पर आ जाइए। हाँ भाई, 0 पर वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, तो दिख ही रहा है। 0 पर वैल्यू a है तो पॉजिटिव है, दिख ही रहा है, ठीक है। अब मैं चेक कर रहा हूँ 1 पर। किस पर चेक करूँगा, 1 पर। 1 पे बताइए कितनी आएगी, a-2। सोच के बताओ, a-2, a कितना है, 0 से 2। अरे a तो 0 से 2 है, अगर 0 से 2 में से मैं -2 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये तो नेगेटिव आएगी। बिल्कुल ठीक है। तो आप बताओ 0 पर वैल्यू पॉजिटिव, 1 पर वैल्यू नेगेटिव। तो 0 पर पॉजिटिव और 1 पर नेगेटिव, तो बीच में एक मूल आ गया, यानी x2 किसके बीच में लाई कर रहा है, तो x2 लाई कर रहा है 0 से 1 में। तो इसका बॉक्स क्या होगा, 0। उसका बॉक्स कितना था, -2। अब बचा x3। कौन सा बचा, x3। चलिए अब x3 पर डाउट है तो x3 पर देख लेते हैं। x3 के लिए मैं 2 पर वैल्यू निकालूंगा। किस पे निकालूंगा, 2 पर। x3 के लिए किस पे वैल्यू निकालूंगा, 2 पर, ठीक है। यही तो निकालना बाकी रह गया था। तो x3 वैल्यू किस पे निकालूंगा, 2 पर। आइए चलिए, तो भैया 1 पर वैल्यू तो नेगेटिव दिखाई रहा है, 1 पर वैल्यू तो नेगेटिव दिखाई रहा है। अब 2 पर वैल्यू निकाल लेते हैं। आइए 2 रखते हैं, रखें 2 रखेंगे तो कितना आएगा, a + 8, a+2 आ रहा है भाई, a+2 पॉजिटिव आ रहा है। बताइए आपको, a+2 पॉजिटिव आ रहा है। इसका क्या मतलब है, 1 पर नेगेटिव, 2 पर पॉजिटिव, 1 पर नेगेटिव, 2 पर पॉजिटिव, ठीक है। 1 पर नेगेटिव, 2 पर पॉजिटिव। तो क्या x3 इन दोनों के बीच में है, बिल्कुल है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि x3 किसके बीच में लाई कर रहा है, 1 से 2 के बीच में। 1 से 2 के बीच में डब्बा कितना होता है, 1। क्लियर। तो क्या मैंने सारे कैलकुलेट कर लिए ना आपके सामने। कैसे कैलकुलेट कर लिए, अरे महत्तम पूर्णांक x1 -2, महत्तम पूर्णांक x2 0, महत्तम पूर्णांक x3 1। क्या सारे कैलकुलेट कर लिए, बिल्कुल कर लिए। उठा के रख देते हैं, आंसर कितना आएगा, तो माइनस, इसकी जगह क्या रखूँ, कहाँ हो तुम, -2, वेरी गुड। तुम्हारी जगह क्या रखूँ, 0, कहाँ हो तुम, तुम्हारी जगह क्या रखूँ, +1, आंसर कितना आएगा, 1, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 1। अल्टीमेट क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन था, अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन में से एक है। बढ़िया, आगे चलते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने fx मान लिया। भाई fx क्या होगा, सबको एक तरफ ले जाइए, है ना। तो जब आप सबको एक तरफ लेके जाएंगे तो x³ आएगा, -3/2 x² आएगा, +5/2 -log m आएगा। आ गया। फिर हमने f' निकाला। क्या निकाला, f' निकाला। क्या आएगा इसका f', इसका f' आएगा 3x² - 3x। आ गया। यहाँ से अपने 3 कॉमन ले लिया तो x आएगा और x - 1 आएगा। क्लियर। 2 पॉइंट मिलेंगे यहाँ से, कौन कौन से, 0 और 1। कौन कौन से, 0 और 1, ठीक है। प्लस और फिर माइनस, फिर प्लस। प्लस है तो ऊपर, माइनस है तो नीचे, और प्लस है तो ऊपर। क्लियर। अगर आप चाहते हो कि आपको समीकरण के 3 वास्तविक तथा भिन्न मूल मिले तो बताइए क्या होना चाहिए, 0 पर वैल्यू पॉजिटिव और 1 पर वैल्यू नेगेटिव। ठीक है, समझ में आ गया। 0 पर वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव, ठीक। 0 वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव, और 1 पर वैल्यू कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव, यानी दोनों पर वैल्यू का प्रोडक्ट नेगेटिव होना चाहिए, राइट। तो यहाँ से मैं लिखूंगा f(0), f(1), जो प्रोडक्ट है वो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। f(0) इंटू f(1) कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। तो f(0) निकाल लो, f(1) निकालो। तो 0 पे वैल्यू कितनी आएगी, 0 पर ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो कितनी आएगी वैल्यू, तो 0 पर वैल्यू आएगी 5/2 - log m, ठीक है। और 1 पर वैल्यू कितनी आएगी, 1 पर आएगी 2 - log m। क्लियर। तो 0 पे वैल्यू कितनी आएगी, तो 0 रख दो, ये आ जाएगा। 1 पर वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगा। क्लियर। अब आप एक काम करो, ये जो टर्म दिख रही है ना, इसको t बोल दो आप। क्या बोल दो, t बोल दो, ठीक है। t बोल दिया, ये आएगा 5/2 - t, और ये आएगा 2 - t। आ गया। तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा t - 2 और t - 5/2, है ना। चिन्ह पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। तो बताओ t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ गई, तो t की वैल्यू आ गई 2 से लेकर 5/2 तक, ठीक। दोबारा देखो, fx दे रखा था, आपने f' निकाला, 2 पॉइंट आपको मिले। आप चाहते हो कि समीकरण के 3 वास्तविक और भिन्न मूल मिले। इस समीकरण के 3 वास्तविक और भिन्न मूल तब मिल सकते हैं जब इस पर और इस पर वैल्यू का जो प्रोडक्ट है वो कैसा हो, नेगेटिव हो, ठीक है ना, नेगेटिव हो।
अपन ने नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव का मतलब इन दोनों पर वैल्यू निकाल के रख दी तो ये आ गया, ठीक है। फिर यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस कॉमन लिया, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टी का मान कहाँ से कहाँ तक आ गया, 2 से लेकर 5/2 तक। अच्छा टी था कौन, टी किसको माना था मैंने, टी मैंने इसको माना था, है ना। तो टी की जगह रख देता हूँ वापस, क्लियर। अब क्या होगा, ये 1/4 है तो 1/4 उधर भी जाएगा, 1/4 उधर भी जाएगा, और चूंकि आधार एक से छोटा है तो चिन्ह बदल जाएगा, तो 1/4 उधर जाएगा, क्लियर। तो 1/4 का स्क्वायर यानी 1/16, चिन्ह बदला, 1/4 उधर भी जाएगा, 1/4 की पावर 5/2, 1/4 की पावर 5/2, तो 1/32 आ जाएगा ये। तो बताओ m का मान कहाँ से कहाँ तक आया, तो m का मान आया 1/32 से 1/16, ठीक है। तो m का मान कहाँ से कहाँ तक आएगा, 1/32 से लेकर 1/16 तक। ये आपका फाइनल आंसर है। तो मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया है ना। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि आपके पास एक फंक्शन दे रखा है, उसने पूछा है इस क्यूबिक इक्वेशन की क्या पूछा है, मूलों की प्रकृति पूछी है, ठीक है ना, कि 2 मूल नेगेटिव 1 मूल पॉजिटिव है ना, ऐसा पूछा आपने, राइट। तो सबसे पहले मैंने इसका f' निकाला, क्या निकाला, f', ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका f' निकाल लेते हैं। क्या आएगा इसका f', इसका f' आएगा भैया 6x² आएगा, माइनस का 6x आएगा, माइनस का 12 आएगा, 6 कॉमन ले लिया, ठीक है। x² माइनस x माइनस 2 आ जाएगा, कितना आएगा, यहाँ से x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 आएगा, आ गया। यहाँ तक आने के बाद क्या आएगा, यहाँ से 2 मूल आएंगे, कितना आएंगे, -1 और 2, प्लस माइनस और प्लस, आ गया, क्लियर। तो ग्राफ की जो शेप है वो तो समझ में आई गई कि ग्राफ की शेप कैसे जाएगी, ठीक है। तो ग्राफ ऐसे जाएगा, -1 तक बढ़ेगा, उसके बाद 2 तक घटेगा, अभी 2 के आगे बढ़ेगा, ठीक। अब हमें डिसाइड करना है कि समीकरण के मूल आएंगे कैसे, है ना, ये बात तो तय है, समीकरण के मूल कैसे आएंगे। तो देखिए पहली बात तो ये देखिए, सबसे पहले -1 पर और 2 पर वैल्यू का प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं। तो हम -1 पर और 2 पर वैल्यू का प्रोडक्ट निकालते हैं। तो मैंने -1 रखा, -1 रखूँगा तो ये आएगा -2 -3 प्लस 12 प्लस 3, 12 और 3 15, 10 आएगा, क्लियर। तो 10 आ गया। अच्छा 2 पर वैल्यू कितनी आएगी, 2 पर वैल्यू आएगी इसकी 16, माइनस इसकी आएगी 4 3 12, 24 प्लस 3 तो 4, नेगेटिव आ रही है, 16 माइनस 12 12 माइनस 12 माइनस और माइनस नेगेटिव आ रही है, कुल मिला के नेगेटिव आ रही है, ठीक है। अगर आपको मैंने बताया था कि f' निकालने के बाद जो 2 मूल आएंगे अगर उन पर वैल्यू नेगेटिव आती है, इसका मतलब समीकरण के 3 वास्तविक तथा भिन्न मूल होंगे, इसके 3 वास्तविक तथा भिन्न मूल होंगे। तो पहली बात, सभी 3 मूल वास्तविक हैं, ये तो तय है कि सभी 3 मूल वास्तविक हैं। अब लड़ाई इस बात की नहीं है, लड़ाई इस बात की है कि जो तीनों मूल वास्तविक आएंगे उसमें से कितने पॉजिटिव आएंगे और कितने नेगेटिव आएंगे, इसका पता लगाते हैं अपन लोग। इसका पता लगाने के लिए क्या करेंगे, इसका पता लगाने के लिए अब एक छोटा सा काम करते हैं, इसका ग्राफ बना देते हैं। चलिए मैं ग्राफ बना रहा हूँ आपके सामने, ठीक है ना। ग्राफ कैसे बना रहे हैं, -2 ये रहा और 1 ये रहा, है ना, ठीक है। अच्छा -2 पर इसकी वैल्यू कितनी आई थी, -2 पर हमने इसकी जो वैल्यू निकाली थी वो शायद पॉजिटिव आई थी, मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। तो -2 पर इसकी वैल्यू आई थी 10, कितनी आई थी 10, ठीक है। तो -2 तक तो बढ़ेगा। डियर स्टूडेंट, हज़ारों स्टूडेंट्स डेली हमारा वीडियो देख रहे हैं, उसे पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको और वीडियो देखने को मिलें तो आपको सिर्फ इतना करना है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है उस लिंक पर क्लिक करना है और आप वहां पर जाकर अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके डाउट्स भी सॉल्व हो, आपको कोर्स भी अवेलेबल हो, स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल हो, तो आपको सिंपली आपको करना क्या है, आपको हमारा प्रीमियम कोर्स लेना है। जैसे ही आप हमारा प्रीमियम कोर्स लेंगे उसके अंदर आपको डाउट सॉल्विंग मिलेगा, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको टीचर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, यानी आपको हर चीज़ अवेलेबल होगी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़रूर लें। -2 तक तो बढ़ेगा, पक्का बढ़ा, ठीक है। अच्छा अब आप इसकी वैल्यू 1 पे निकाली थी, आपने 1 पे निकाली थी। अच्छा 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है, 0 पे इसकी वैल्यू 3 है, 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक है। तो 0 तक 0 पे इसकी वैल्यू 3 है, ठीक है। और 1 तक घटेगा, 1 तक घटेगा और 1 के बाद बढ़ेगा, पक्का, ठीक है। तो एक बात तो तय है, क्या है, एक बात तो तय है कि भाई -2 पर आपको वैल्यू दिख रही थी पॉजिटिव आ रही है, तो एक मूल तो नेगेटिव आ रहा है, एक मूल तो नेगेटिव दिख ही रहा है, ठीक है। अच्छा क्या ये मूल 0 से 1 के बीच में आएगा, देख लेते हैं, बहुत आसान है। 0 पे वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, 3, बिल्कुल ठीक है। 0 पे इसकी वैल्यू 3 आ रही है, बिल्कुल ठीक। और 1 पर वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, 1 पर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब एक मूल 0 से 1 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। अच्छा अगर आप यहाँ पर 2 पे चेक कर लो, 2 रख लो या 3 रख के देख लो, कुछ भी रख लो, 2 रख लो, 2 रखोगे तो कितना आएगा, 16 -12 -24,
नेगेटिव आ रहा है भाई 2 पे, 3 पे देखो, 3 पे कितना आ रहा है, 3 निकाल के देखो 3 पे कितना आएगा, 3 पर आएगा 54, 3 पर 54 आएगा, 3 पर वो कितना आएगा, 3 9 27 आएगा, 12 3 36 आएगा, प्लस 3 आएगा, ठीक है, 54 और 3 57, ठीक है, तो भी नेगेटिव आ रहा है। 4 पे निकाल के देखो 4 पे कितना आएगा, 4 पे अगर आप देखोगे तो ये पॉजिटिव आने वाला 100%, 128 माइनस 4 पे कितना आएगा, 4 पे आएगा 4 16 और 3 48, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आ गया सर, ये पॉजिटिव आ गया, पक्का 4 पे जाके पॉजिटिव आएगा। तो एक मूल 1 से 4 के बीच में आएगा जो भी आएगा, है ना, तो एक मूल 1 से 4 के बीच में आया, एक मूल 0 से 1 के बीच में आया, और एक मूल तो नेगेटिव आ ही रहा है, ये वाला मूल, ठीक है, तो 2 मूल पॉजिटिव होंगे और एक मूल नेगेटिव होगा, तो 2 मूल धनात्मक और एक मूल ऋणात्मक, तो इसके आंसर होंगे बी एंड डी। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन मेरे पास है, ठीक है ना, क्वेश्चन लिखा हुआ कि -1 से 1 में 4 चरम बिंदु है, राइट, तो सबसे पहली बात मैंने इसका f' निकाला, क्या निकाला, एस का f' निकाला, कितना आएगा इसका f', ये आएगा a - 3bx² आ गया, ठीक है, इसमें से -3b कॉमन ले लिया तो क्या आएगा x² माइनस, है ना, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 3bx² माइनस a, इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ -√3bx माइनस √a, इसको लिख सकता हूँ √3bx प्लस √a, क्लियर, समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ तक आने के बाद हमें 2 पॉइंट मिलेंगे, कौन कौन से 2 पॉइंट मिलेंगे मुझे, एक तो ये मिलेगा, एक ये मिलेगा, ठीक है ना, तो ये जो पॉइंट मिलेगा मुझे क्या मिलेगा, माइनस का √a/3b, और ये वाला जो पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा √a/3b, क्लियर। अच्छा, साइन डायग्राम कहाँ से स्टार्ट होगा, माइनस से, तो माइनस प्लस माइनस, है ना, इस तरह से ग्राफ जाएगा। अच्छा, अब आप चाहिए इसी 4 एक्सट्रीमम चाहिए आपको, 4 चरम बिंदु चाहिए, 4 चरम बिंदु चाहिए, तो इसके आगे क्या होगा भाई, इसके आगे तो 1 होगा, इसके आगे क्या होगा, इसके आगे -1 होगा, क्लियर। तो ग्राफ की जो शेप है वो कैसे जाएगी, ग्राफ की शेप ऐसे जाएगी, डिक्रीज, यहाँ तक डिक्रीज, यहाँ पर इंक्रीज, फिर यहाँ से फिर डिक्रीज, ऐसे जाएगी, ठीक है, तभी तो 4 एक्सट्रीमम पॉइंट्स मिलेंगे, तो 4 चरम बिंदु मिल गए आपको, मिल गया ना 4, तो 4 ग्राफ इस तरह से जाएगा आपका, क्लियर। तो मेरा ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाता चला जाएगा, ग्राफ चला गया। अच्छा, ग्राफ जाने के बाद अब क्या करना है आपको, भाई सीधी सी बात है, अब आपको करना क्या है भाई, आप देख लो कि आपको पता है कि मॉड fx जो है, मॉड fx 1 है, मॉड fx 1 है, तो -1 पे निकालूं चाहे 1 पे निकालूं, चाहे -1 पे निकालूं चाहे 1 पे निकालूं, मॉड fx तो 1 ही रहने वाला है, उससे साफ बोला है, तो चाहे 1 पे निकालो चाहे -1 पे, 1 पे निकाल लो, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये पहली इक्वेशन आ जाएगी मॉड a - b बराबर 1, क्लियर। अच्छा, दूसरी बात, एक चीज़ आप देख सकते हो, डायरेक्टली बोल सकते थे कि यहाँ पर जो वैल्यू आने वाली है वो नेगेटिव आने वाली है, तो इस पॉइंट पर जो वैल्यू आएगी नेगेटिव आएगी, यानी -1 आएगी, इस पॉइंट पर जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्लियर। तो मैं बोल दूँ यहाँ से, मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं यहाँ से एक बात बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ ये बात कि भाई इस पॉइंट पर जो वैल्यू आएगी नेगेटिव आएगी, इस पॉइंट पर वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो चाहे इस पे निकालो चाहे इस पे निकालो, इस पे निकालोगे तो +1 लेना, इस पे निकालोगे तो -1 लेना, राइट। तो अगर मैं √a/3b पर निकालता हूँ तो वैल्यू क्या लूँगा, +1 लूँगा, पक्का 1 लूँगा, +1, ठीक है, पक्का। तो उसमें रख देते हैं, कितना आएगा, a × √a/3b माइनस ये आएगा b × √a/3b का क्यूब बराबर 1 लिख लेना, समझ में आ गया। सिंपल सा काम है, इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से आपको बता दूँ a की पावर 3/2 आपको दिख रहा होगा, कॉमन आ जाएगा, ठीक है, 3 √3 यहाँ भी, √3 यहाँ भी है, तो √3 भी कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा, 1 - 1/3 बराबर 1 बचेगा, श्योर। अच्छा, ये बनने के बाद क्या भरेंगे, यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा 2, a की पावर 3/2 आएगा, नीचे कितना आएगा 3 √3b आएगा, बराबर में 1 आएगा, वर्क कर लेते हैं, वर्क करेंगे तो 4a³ आएगा और 27b² आएगा, 27b आएगा। एक इक्वेशन ये रही और एक इक्वेशन ये रही, दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास आंसर लिखा हुआ है वो a 3/2 और b ½ लिखा हुआ है, बाकी आपका काम है आप कर लेना, तो आपका आंसर आ जाएगा, राइट, समझ में आ गया। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था, 4 एक्सट्रीमम चाहिए तो क्या करेंगे, राइट। और प्लस के साथ खुलना है या माइनस के साथ खुलना है, ये डिसाइड आप खुद कर सकते हो, कैसे, वैल्यू देखकर, 1 पर वैल्यू कैसी थी, पॉजिटिव थी कि नेगेटिव थी, -1 पर वैल्यू कैसी थी, पॉजिटिव थी नेगेटिव, उसके हिसाब से डिसाइड करके इसे ओपन कर लीजिएगा, राइट। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये देखिए, ये क्यूबिक का लास्ट क्वेश्चन है, हमने क्यूबिक पढ़ लिया डिटेल में, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए वो कहता है a ज्ञात करो यदि f(x) धनात्मक नति परिवर्तन बिंदु रखता है, यदि f(x) धनात्मक नति परिवर्तन बिंदु रखता है। पहले तो समझें धनात्मक नति परिवर्तन बिंदु का क्या मतलब है, कि नति परिवर्तन बिंदु जो मिलेगा वो धनात्मक होना चाहिए। नति परिवर्तन बिंदु मिलता कैसे था, पहले f'(x) निकालो, तो मैंने इसका f'(x) निकाला, कितना आएगा, x² आएगा, ठीक है, प्लस कितना आएगा 2 × a - 2x आएगा, प्लस कितना आएगा a - 1 आएगा। फिर आपने इसका f'(x) निकाला,
एफ डबल डैश एक्स कितना आएगा, इसका एफ डबल डैश एक्स आएगा 2x आएगा प्लस 2 इंटू ए माइनस 2 0 आएगा। तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर आएगा माइनस का a माइनस 2। आ गया। अब आप इसका ट्रिपल डैश एक्स निकालोगे, क्या निकालोगे, आप इसका ट्रिपल डैश एक्स निकालोगे। ठीक है, आपने इसका थर्ड डेरिवेटिव निकाला, कितना आ रहा है 2, तो थर्ड डेरिवेटिव 0 नहीं है, मैंने ये लिखवाया था। सेकंड डेरिवेटिव 0 आ जाए और थर्ड डेरिवेटिव 0 ना आ जाए तो वो नति परिवर्तन बिंदु होता है। तो उसका सेकंड डेरिवेटिव 0 करके हमने पॉइंट निकाला और थर्ड डेरिवेटिव 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नति परिवर्तन बिंदु है। हम ये चाहते हैं कि ये नति परिवर्तन बिंदु कैसा हो, धनात्मक हो। कैसा हो, धनात्मक हो। ठीक है, तो हम चाहते हैं धनात्मक हो। तो धनात्मक कब होगा, ये धनात्मक तब होगा जब a माइनस 2 ऋणात्मक हो। तो धनात्मक नति परिवर्तन बिंदु के लिए, ठीक है, धनात्मक नति परिवर्तन बिंदु यानी पोई के लिए, धनात्मक पोई के लिए हम क्या चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं धनात्मक हो तो a माइनस 2 कैसा होना चाहिए, ऋणात्मक, यानी a 2 से छोटा होना चाहिए। क्लियर। तो अगर आप चाहते हो कि आपको धनात्मक नति परिवर्तन बिंदु मिले तो धनात्मक नति परिवर्तन बिंदु कब मिलेगा, जब a माइनस 2 नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव होगा तभी तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, यानी आंसर क्या आएगा, a 2 से छोटा होना चाहिए। क्लियर। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट पर, आ जाइए भाई दूसरे पार्ट पर। इसका दूसरा पार्ट समझिए, दूसरा और तीसरा पार्ट। ठीक है, दूसरा पार्ट जो कहता है वो कहता है, इसका बी पार्ट वो कहता है कि हमें ऋणात्मक निम्नलिखित बिंदु रखता है, यानी जब हम इसका जो मैक्सिमम पॉइंट मिनिमम वाला पॉइंट निकाले तो मिनिमम वाला पॉइंट कैसा आना चाहिए, मिनिमम वाला पॉइंट नेगेटिव आना चाहिए। मिनिमम वाला पॉइंट कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। पहली बात बताओ, उसके दो मूल होंगे x1 और x2, बिल्कुल होंगे। ठीक है, x1 और x2 दोनों मूल होंगे। साइन डायग्राम बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, प्लस माइनस और प्लस। हम चाहते हैं कि ऋणात्मक निम्नलिखित बिंदु मिले, निम्नलिखित बिंदु ऋणात्मक होना चाहिए, यानी ये चीज ऋणात्मक होनी चाहिए, x2 ऋणात्मक होना चाहिए। निम्नलिखित इसी पे तो मिलेगा, इसी पे तो निम्नलिखित मिलेगा, इस पे निम्नलिखित मिलेगा तो नेगेटिव होना चाहिए। अरे भैया जब ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव है, क्योंकि अरे हम बढ़ते हुए क्रम में बनाते हैं, हम एफ डैश एक्स का चिन्ह डायग्राम बढ़ते हुए क्रम में बनाते हैं। जब बढ़ते हुए क्रम में बनाते हैं तो जब ये भाई साहब नेगेटिव हैं, निम्नलिखित वाला बिंदु नेगेटिव है, तो चूंकि ये भी नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा। क्लियर। तो एक बात, x1 और x2 दोनों नेगेटिव होंगे, x1 और x2 दोनों नेगेटिव होंगे। अगर x1 और x2 नेगेटिव होंगे तो बताइए एफ डैश एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, देखते हैं ना भाई, एफ डैश एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ एफ डैश एक्स का बना रहा हूँ, एफ एक्स का नहीं बना रहा, एफ डैश एक्स का ग्राफ बना रहा हूँ, क्योंकि इस समीकरण के दो मूल हैं, दोनों के दोनों नेगेटिव हैं और ये अपवर्ड पैराबोला है, तो ग्राफ कुछ आई से जाएगा। कैसे जाएगा, आई से जाएगा। क्लियर। तो चूंकि x1 x2 नेगेटिव है, अगर x1 x2 नेगेटिव है तो ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा और अपवर्ड पैराबोला है। तो बताइए कंडीशन कौन कौन सी लगेंगी। पहली कंडीशन, 0 पर वैल्यू पॉजिटिव होगी, बिल्कुल ठीक है। 0 पर वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, 0 पर वैल्यू पॉजिटिव होगी। दूसरी कंडीशन, इसका डी पॉजिटिव होगा। और तीसरी कंडीशन, इसका जो शीर्ष है, शीर्ष क्या होता है, माइनस b/2 है, शीर्ष क्या होता है, माइनस b/2 है, कैसा होगा, नेगेटिव होगा। आपको ये 3 शर्तें लगानी है, आपका आंसर आ जाएगा। कितनी शर्तें लगानी है, 3 शर्तें लगानी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं 3 शर्तें आपके लिए लगा देता हूँ। कौन कौन सी शर्तें लगानी है, ये वाली। ठीक है, ये ध्यान रखना, शर्त किस पे लगानी है, ये सारी शर्तें एफ डैश एक्स पे लगेंगी, क्योंकि ग्राफ किसका है, एफ डैश एक्स का है, तो सारी शर्तें एफ डैश एक्स पे लगेंगी। समझ में आ गया, क्लियर। ध्यान रखना, तो ये f0 का मतलब क्या है, एफ डैश 0 है बेसिकली। सारी बातें किसके लिए हो रही है भाई, f के लिए हो रही है, तो इसको मैं एफ डैश 0 बोल देता हूँ। चलो, कंफ्यूजन नहीं चाहिए मुझे, राइट। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। एफ डैश 0 निकालो भैया, एफ डैश 0 कितना आएगा, एफ डैश 0 a-1, तो a-1 ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, यानी a 1 से बड़ा आना चाहिए। दूसरी कंडीशन, d ग्रेटर देन 0, d निकालो उसका, d कितना आएगा, d आएगा 4, a-2 का स्क्वायर माइनस 4, a-1 ग्रेटर देन 0, 4 से उड़ा देना, कितना आएगा, a² आएगा, a² माइनस 5a आएगा। ठीक है, 4 उड़ा दिया, a² आएगा, माइनस का 4, माइनस का 5 आ गया, प्लस 4 प्लस 1 5, ये आएगा, ये आएगा। ठीक है, तो इसके फैक्टर करने पड़ेंगे आपको। इसके फैक्टर क्या होंगे, देख लेते हैं। इसके फैक्टर होंगे a बराबर 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 20/2, कितना आएगा, a बराबर 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5/2 आ गया। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से a कितना आएगा, a आएगा माइनस अनंत से 5 माइनस अंडर रूट 5/2 और यूनियन 5 प्लस अंडर रूट 5/2 से अनंत। ठीक है। अच्छा, तीसरी शर्त क्या होगी, तीसरी शर्त का जो शीर्ष है, शीर्ष क्या होता है, माइनस b/2 है, शीर्ष क्या होता है, माइनस b/2 है, माइनस b/2a, a तो 1 है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, चिन्ह बदल जाएगा, यानी a 2 से बड़ा होना चाहिए, a 2 से बड़ा होना चाहिए। क्लियर।
तो कुल मिलाकर गीता का सार कहता है, गीता ये कहती है कि ये कहता है 1 से बड़ा होना चाहिए, ये भाई साहब कहते हैं 2 से बड़ा होना चाहिए, और ये कहते हैं 5, है ना भाई। ये वाला पोर्शन तो आएगा ही नहीं आंसर में, क्योंकि आंसर कह रहा है 2 से बड़ा होना चाहिए। तो आंसर क्या आएगा, 5 + √5, ये वाला आंसर आएगा। क्लियर। तो आंसर कितना आएगा इस क्वेश्चन का, आंसर आएगा A बिलोंग्स टू 5 + √5/2 से अनंत। क्लियर। अच्छा, इस क्वेश्चन का मेथड नंबर सेकंड क्या होगा, इस क्वेश्चन का मेथड नंबर सेकंड क्या होगा, इस क्वेश्चन का मेथड नंबर सेकंड क्या होगा। ठीक, मेथड नंबर सेकंड है, आपने इसके मूल निकाले x1 x2, करेक्ट है, x1 x2 प्लस माइनस और प्लस। ठीक है, यहाँ पर आपको मिनिमा मिलता, बिल्कुल मिलता। तो मिनिमा वाला मूल कैसा है, नेगेटिव है ना। तो आपके पास x2 भी नेगेटिव और x1 भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है। तो पहली शर्त, दोनों नेगेटिव है तो x1 + x2 भी नेगेटिव होगा। दूसरी शर्त x1 x2 पॉजिटिव होगा, और तीसरी शर्त d > 0 होगा। अगर आप ये 3 शर्तें लगाएंगे तो भी आंसर आ जाएगा। कौन सी शर्तें, x1 + x2 नेगेटिव, x1 x2 पॉजिटिव और d > 0 इस समीकरण के लिए, इस समीकरण के लिए लगा लीजिएगा तो भी आंसर आ जाएगा। तो किसी भी तरीके से करें आंसर आ जाता है, कोई मेजर इशू नहीं है। ठीक, तो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो आपको करना है। लास्ट वाले क्वेश्चन के लिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग आराम से करिए। आप लोग हमारे वीडियोस लगातार देख रहे हैं और बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर इस टॉपिक की वीडियो डालिए। तो बच्चे लगातार बोल रहे हैं कि सर इस टॉपिक की वीडियो डालिए, इस टॉपिक की वीडियो डालिए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए और उसे सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही आप हमारे YouTube चैनल पर जाएंगे और उसे सब्सक्राइब करेंगे तो आप जिस टॉपिक की डिमांड हमसे लगातार कर रहे हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स वहां पर अवेलेबल हैं। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि मोशन के YouTube चैनल पर जाना है, उसे सब्सक्राइब करना है, और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे वहां पर आपकी डिमांड का हर टॉपिक अवेलेबल है और उसको जाकर आप वहां पर देख सकते हैं। अच्छा, अब इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। देखिए, थर्ड पार्ट आपको खुद करना चाहिए वैसे तो। थर्ड पार्ट में क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन जो है धनात्मक उच्चिष्ट रखता है। क्या रखता है, धनात्मक उच्चिष्ट रखता है। ठीक है, अच्छा धनात्मक उच्चिष्ट रखता है, इसका मतलब क्या होगा भाई, देखिए वापस x1 x2 निकाला अपन ने, ये लीजिए, है ना, वापस साइन डायग्राम बनाएंगे, प्लस माइनस और प्लस। वो कहता है कि मैक्सिमा वाला पॉइंट धनात्मक है, मैक्सिमा वाला पॉइंट धनात्मक है, यानी x1 धनात्मक है, प्लस से माइनस मैक्सिमा। तो x1 धनात्मक है तो x2 भी धनात्मक होगा। क्लियर, पहली बात तो x1 और x2 दोनों धनात्मक होंगे, ये बात तो तय है। अगर x1 और x2 दोनों धनात्मक हैं तो भाई कैसे ग्राफ बनेगा, अपवर्ड पैराबोला है तो ग्राफ ऐसा जाएगा, ग्राफ ऐसा जाएगा, क्योंकि दोनों मूल धनात्मक हैं। तो शर्तें क्या लगेंगी, पहली बात f(0) पॉजिटिव होगा, करेक्ट। दूसरी शर्त क्या होगी, d > 0 होगा, बिल्कुल ठीक है। और तीसरी शर्त होगी -b/2a पॉजिटिव होगा। ये 3 शर्तें लगानी थी। वहां पर अपन ने जो 3 शर्तें लगाई थी उसमें ये कंडीशन सेम ही थी, ये कंडीशन सेम थी, बस ये कंडीशन डिफर आ गई। वहां पर नेगेटिव आई थी, ये कंडीशन यहाँ पॉजिटिव आ गई, राइट। अगर आप मेथड नंबर सेकंड से करना चाहें तो कोई बच्चा इससे करना चाहे कर लेना भाई, कर लेना आप, ये काम आपका है, आप कर लेना आप, ठीक है। और कोई मेथड नंबर सेकंड पर जाना चाहे, मेथड नंबर सेकंड क्या होगा, x1 x2 दोनों पॉजिटिव हैं तो x1 + x2 पॉजिटिव, x1 x2 पॉजिटिव और d > 0। तो आप इससे आंसर निकाल सकते हैं। तो या तो इससे करें चाहे इससे करें, आप जिससे करना चाहें उससे कर सकते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन और लिखे हुए आपके सामने। यदि fx का उच्चिष्ट बिंदु पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, यदि fx का निम्नलिखित बिंदु नेगेटिव है तो शर्त क्या होगी। ये 2 क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहले वाला क्वेश्चन किसी भी तरीके से कर सकते हैं आप। जैसे सबसे पहले आपने इसका f' निकाला, क्या निकाला, f' कितना आएगा इसका, 3x² आएगा प्लस 6 × a - 7x आएगा प्लस 3 × a² - 9 आएगा। क्लियर। हम चाहते हैं कि fx का उच्चिष्ट बिंदु पॉजिटिव हो, ठीक है। उच्चिष्ट बिंदु पॉजिटिव हो तो वापस इस समीकरण के कितने मूल होंगे, 2, x1 और x2, ठीक है। प्लस माइनस और प्लस, यहाँ पर क्या मिलेगा, मैक्सिमा। पक्का, तो x1 कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। वो आपसे कह रहा है कि उच्चिष्ट बिंदु पॉजिटिव है, यार है उच्चिष्ट बिंदु पॉजिटिव यानी x1 पॉजिटिव है। अगर x1 पॉजिटिव है तो x2 भी पॉजिटिव होगा, पक्का। तो ग्राफ कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा। किसका ग्राफ है ये, fx का कि f' का, f' का, ठीक है। कितनी शर्तें लगेंगी, 3 शर्तें। पहली शर्त मतलब f' की बात कर रहा हूँ, f' पॉजिटिव होगा, इस फंक्शन की बात कर रहा हूँ तो f' पॉजिटिव होगा। तो 0 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 0, यानी a² - 9 पॉजिटिव होना चाहिए, यानी a का मान -अनंत से 3 और 3 से अनंत होना चाहिए, पहली बात, ठीक है। दूसरा पार्ट बताइए, दूसरा पार्ट क्या है ना। दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट जो है ना, जो शीर्ष है -b/2 है। शीर्ष क्या है, -b/2 है। इस समीकरण में जो शीर्ष है -b/2 है, तो -b/2a, 2a मतलब 2 × 3, ये कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए।
तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि ए लेस देन 7 होना चाहिए। दो शर्तें हो गई। तीसरी शर्त क्या होगी? डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तीसरी शर्त क्या होगी? डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तीसरी शर्त क्या होगी? डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो डी कितना आएगा इसका? 36 a माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 ए स्क्वायर माइनस 9 कैसा होना चाहिए? डी कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। ओके, 36 उड़ा दो, कितना आएगा? ए स्क्वायर आएगा माइनस का 14 आएगा प्लस 49 आएगा माइनस का ए स्क्वायर प्लस 9 आएगा। ए स्क्वायर से स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से मेरे पास आएगा 58 और उधर जाएगा 14a। तो ए क्या आएगा? ए 29/7 से छोटा आएगा। ए 29/7 से छोटा आएगा। क्लियर? तो फाइनल आंसर क्या आएगा? आंसर ये कहता है, वो कहता है 29/7 से छोटा होना चाहिए, कहता है 7 से छोटा होना चाहिए। तो कॉमन हो गया 29/7 से छोटा। तो आंसर आएगा बेटा माइनस अनंत से -3 और यूनियन 3 से लेकर 29/7 तक। ये आपका आंसर है। ठीक है, जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसमें लिखा हुआ निम्नलिखित बिंदु नेगेटिव है। निम्नलिखित बिंदु नेगेटिव है, इसका मतलब वापस का ग्राफ बनाइए। सिचुएशन x1 x2 है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, निम्नलिखित बिंदु कौन सा है? ये वाला निम्नलिखित बिंदु है। ठीक है, निम्नलिखित बिंदु यही है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदु नेगेटिव है, इसका मतलब x2 नेगेटिव है। अगर x2 नेगेटिव है तो x1 भी नेगेटिव होगा। अगर दोनों नेगेटिव है तो ग्राफ कैसे जाएगा बेटा? ग्राफ ऐसे जाएगा। तो बस आपको 3 शर्तें लगानी है। f0 पॉजिटिव, d पॉजिटिव, f डैश 0 बेसिकली। f0 का मतलब f डैश 0, क्योंकि यहाँ पर f डैश 0। और तीसरी बात -b/2a नेगेटिव होना चाहिए। बस ये कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये क्यूबिक वाला पार्ट खत्म होता है और ऑफिशियली देखा जाए तो चैप्टर भी खत्म होता है। इसमें एक छोटा सा हेडिंग और मैं ले रहा हूँ, वैसे वो कोऑर्डिनेट में पढ़ाई जाती है, पर वो मैं हेडिंग इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसको यहाँ पर भी हम लिंक कर सकते हैं। राइट, तो हम देख लेते हैं मैक्सिमम मिनिमा के अंदर और चैप्टर को हम खत्म करते हैं। हम चलते हैं कॉन्सेप्ट पर, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर। ठीक, वैसे कॉन्सेप्ट आपको तो कोऑर्डिनेट के अंदर बताया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ क्योंकि है तो क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा का ही, और चूंकि क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा का है तो इसलिए मुझे बताना पड़ेगा आपको एक कॉन्सेप्ट को। राइट, देखिए कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, जैसे मान लेते हैं ए और बी जो है एक दो फिक्स पॉइंट है रेखा के एक ओर, है ना, रेखा के एक ओर, एक ही तरफ है। समझ आ गया? तो ए और बी क्या है? दो फिक्स पॉइंट है जो कि रेखा के एक ही तरफ है ना, एक रेखा है हमारे पास, उसके एक ही तरफ है। राइट, और पी जो है वो उस रेखा पर, है ना, कोई चलित बिंदु है, मूविंग पॉइंट है। उस रेखा पर क्या है? चलित बिंदु है। ठीक है ना, यानी मूविंग पॉइंट है। समझ आ गया? तो आप पहली बार समझो, ए और बी क्या है? दो फिक्स पॉइंट है रेखा की एक ही तरफ, है ना, रेखा की एक तरफ दो पॉइंट है, और पी जो है एक रेखा पर चलित बिंदु है। तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि पी ए प्लस पी बी का मिनिमम मान क्या होगा? पी ए प्लस पी बी का मिनिमम मान क्या होगा? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल कि पी ए प्लस पी बी का मिनिमम मान क्या होगा, और मॉड लगा लीजिएगा क्योंकि लेंथ वैसे भी नेगेटिव नहीं आती है। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट के हिसाब से भी तो, और अगर हम बात करें मैक्सिमम के हिसाब से तो भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कैसे? देखिए, ये आपके पास एक लाइन है और दो फिक्स पॉइंट कहीं दुनिया में पड़े हुए हैं, ए और बी। ठीक है, और ये पी पॉइंट इस लाइन पर है। पक्का है? चलिए, आपने क्या किया? इन सबको ज्वाइन कर लिया, ट्राइंगल बन गया। अब आपको पता है कि ट्राइंगल के अंदर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होता है। तो पी ए प्लस पी बी अगर मैं बात करूं तो वो तो ए बी से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हम क्या चाहते हैं? पी ए प्लस पी बी की न्यूनतम मान चाहते हैं। कि नहीं, हम चाहते हैं कि पी ए प्लस पी बी किसी तरह से ए बी के बराबर आ जाए। वो कैसे होगा ये हमें सोचना है। क्लियर? तो क्योंकि पी मूव कर रहा है तो पी तो मूव करेगा, तो इस रेखा पर मूव करेगा। अब हमने देखा कि मैं कहीं भी ले जाऊँ, इस पी पॉइंट को यहाँ ले जाऊँगा तो भी कोई सिचुएशन में कोई फर्क नहीं आ रहा वाला, ठीक है ना, तब भी पी ए प्लस पी बी ए बी से ज़्यादा होगा। ठीक है ना, अगर मैं कहीं और ले जाऊँगा तो भी पी ए प्लस पी बी जो है वो ज़्यादा होगा। तो मैंने क्या किया? मैंने सबसे पहले काम क्या करा? मैंने इस पी की इमेज निकाली, ए की इमेज निकाली। क्या निकाली? ए की इमेज। ठीक है, तो इस रेखा के रेस्पेक्ट में मैंने इसकी इमेज निकाली। क्लियर? मैंने क्या किया? मैंने, मेरे पास एक पॉइंट ए था, मेरे पास एक पॉइंट बी था, मैंने इसकी इमेज निकाल ली। ठीक है, और इमेज का मतलब समझते ही हैं आप। इमेज का मतलब होता है बेटा ये दूरी और ये दूरी क्या होगी? बराबर होगी। श्योर? पक्का है? ठीक है, अच्छा, पी पॉइंट हमारा कहीं यहाँ पर था, कहीं भी, उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है ना, पी पॉइंट हमारा इस रेखा पर मान लेते हैं यहाँ था। ठीक है, तो ये दूरी और ये दूरी सेम होगी कि अलग अलग होगी? ऑब्वियसली बात है, सेम होगी। ठीक है, कॉन्करेंसी से अगर हम बात करें तो कॉन्करेंट ट्राइंगल है दोनों कॉन्करेंसी से हम बोल सकते हैं कि ये चीज़ पी ए और पी डैश बराबर होगी, क्योंकि देखो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। करेक्ट? पक्का?
अच्छा ये लेंथ दोनों की कॉमन है, करेक्ट, ये एंगल आपको दिख रहा है कॉमन है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी से हम बोल सकते हैं कि पी ए और पी डैश बराबर है, पक्का है। तो हमने सबसे पहले इसकी इमेज ली, राइट, क्योंकि अगर हम इमेज नहीं लेते तो हम पी ए प्लस पी बी कभी भी ए बी तो नहीं ला पाते, है ना। लेकिन अब हमने क्या करा, इसकी इमेज ले ली। अब इमेज लेने के बाद हमें एक बात समझ में आ गई कि पी ए बोलो या पी डैश बोलो एक ही बात है, ठीक है, पक्का एक ही बात है, राइट। अब बी पॉइंट आपका यहाँ पर था ही, है ना। अब आपको क्या चाहिए, आपको तो पी ए प्लस पी बी चाहिए था। अरे तो पी ए प्लस पी बी मिनिमम बोलो या पी ए डैश प्लस पी बी मिनिमम बोलो, अब एक ही बात है, अब एक ही बात है भाई, एक ही बात है। तो मैं ये निकालूं चाहे ये निकालूं, एक ही बात है। तो अब मैंने क्या किया समझना, है ना। अब देखना अच्छे से क्या होगा, बोर्ड पर देखो, है ना। अब ये पॉइंट तो मूव कर रहा है ना, अगर मैं इस सिचुएशन को अंदर फील करूं तो भी ट्राइंगल बन गया, ठीक है। तो ट्राइंगल बन गया तो इस सिचुएशन में भी मैं बोल सकता हूँ कि पी ए डैश प्लस पी बी जो होगा वो ए डैश बी से ज़्यादा होगा, बिल्कुल ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन चूंकि मेरा पी मूव कर रहा है तो जब मेरा पी पॉइंट मूव करते करते यहाँ आ जाएगा, जब मेरा पॉइंट पी मूव करते करते यहाँ से यहाँ आ जाएगा, क्लियर। क्योंकि पी इस लाइन पर मूव कर रहा है, जब पी इस लाइन पर मूव कर रहा है तो पी जब इस मूव करते करते यहाँ आ जाएगा, तो आप बताइए पी ए डैश प्लस पी बी किसके बराबर होगा। तो पी ए डैश प्लस पी बी बराबर होगा ए डैश बी के, किसके बराबर होगा, ए डैश बी के। और हमें ए डैश बी मिल गया, हमें ए डैश बी मिल गया, पक्का। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि पी ए प्लस पी बी मिनिमम किसके बराबर होगा, पी ए प्लस पी बी बराबर होगा, या पी ए प्लस पी बी मिनिमम बोलो या पी ए डैश प्लस पी बी मिनिमम बोलो, एक ही बात है। क्यों, क्योंकि पी और पी बी बराबर हैं। तो पी ए प्लस पी बी मिनिमम बोलो या पी डैश प्लस पी बी मिनिमम बोलो, किसके बराबर होगा, ये ए डैश बी के बराबर होगा। समझ में आ गया। तो कभी भी आपके पास क्वेश्चन आता है ना पी ए प्लस पी बी मिनिमम टाइप का, तो आपको करना है क्या, अगर ए और बी दोनों पॉइंट एक ही तरफ हैं तो किसी एक की आपने इमेज ली, एक ही इमेज ले ली, तो पी ए बोलो या पी डैश बोलो एक ही बात है। तो पी ए प्लस पी बी मिनिमम बोलो या पी ए डैश प्लस पी बी मिनिमम बोलो एक ही बात है। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना, पी ए डैश प्लस पी बी किसके बराबर हो जाएगा, अगर आपको मिनिमम चाहिए तो चूंकि ये पॉइंट इस लाइन पर मूव कर रहा है तो पी ए डैश प्लस पी बी किसके बराबर हो गया बेटा, ए डैश बी के। यानी क्या निकालना है आपको, ए डैश बी निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। यानी इसकी मिनिमम वैल्यू किसके बराबर होगी, ए डैश बी के, क्लियर। अच्छा सेकंड केस, इसमें सेकंड पार्ट बात करते हैं, सेकंड पार्ट की बात करते हैं। आपको चाहिए पी ए माइनस पी बी मैक्सिमम, ये सिंपल है, पी ए माइनस पी बी मैक्सिमम तो बहुत सिंपल है। वापस देखिए ये ए और बी है, ये पी पॉइंट है, समझ में आ गया। हम सब जानते हैं कि ट्राइंगल की दो भुजाओं का जो अंतर होता है ना, अंतर जो होता है तीसरी भुजा से छोटा होता है, पक्का। तो हम चाहते हैं कि पी ए माइनस पी बी मैक्सिमम तो छोटा हो जाएगा तीसरी भुजा से, यानी ए बी से छोटा होगा, है ना। तो पी ए माइनस पी बी जो है दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है, नहीं ए बी से छोटा होता है। तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा ए बी हो सकता है। क्या ए बी हो पाएगा वो हम देख लेते हैं, कैसे देखना अच्छे से। आप चाहते हो पी ए माइनस पी बी की मैक्सिमम मान, पक्का। अगर मैं इस सिचुएशन की बात करूं तो इस सिचुएशन में पी ए माइनस पी बी जो है उसका जो डिफरेंस होगा वो ए बी से छोटा होगा, ये तो तय है। हम चाहते हैं इसका मैक्सिमम मान मिले, तो मैक्सिमम मान कब मिलेगा, जब भाई साहब ये तो घूम रहे थे, घूमते घूमते ये आ गए इधर, घूमते घूमते आ गए इधर, घूमते घूमते आ गए इधर, क्लियर। जब ये पॉइंट इसके बाहर आ गए यानी तीनों एक ही रेखा पर आ गए, समझ में आ गया। तो भैया जब ये घूमता है, क्योंकि तो मूविंग पॉइंट है, इस रेखा पर घूम रहा है, घूमता घूमता भाई साहब जब आ गए, जब तीनों एक ही रेखा पर आ गए, तीनों कोलिनियर हो गए, तीनों संरेखीय हो गए, तब मुझे पी ए माइनस पी बी का मैक्सिमम मान मिलेगा। आप बता दो कितना आएगा, पी ए माइनस पी बी का मॉड, पी ए माइनस पी बी का मॉड, तो पी ए माइनस पी बी, पी बी माइनस पी ए, पी बी माइनस पी ए किसके बराबर हो गया, ए बी के बराबर हो गया। तो पी ए माइनस पी बी का मैक्सिमम मान किसके बराबर आएगा, ए बी के बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा, ए बी के बराबर आएगा। लेकिन कब आएगा, जब पी ए बी कैसे हो बेटा, संरेखीय हो। जब पी ए बी क्या है, संरेखीय हो, और पी रेखा जो ए बी जो है ना उसको ज्वाइन करने वाली रेखा के बाहर स्थित हो, अंदर स्थित नहीं हो, बाहर स्थित हो, ठीक है ना। इस ए बी को ज्वाइन करने वाले जो रेखाखंड है उसके बाहर स्थित कहीं होगा, तो पी तो मूव करेगा। तो पी ए माइनस पी बी का मैक्सिमम मान कब आएगा, ए बी आएगा। कब आएगा, जब पी जो है इस ए बी को मिलाने वाले रेखाखंड के बाहर स्थित हो और ये तीनों एक ही रेखा पर स्थित हो, समझ में आ गया। अच्छा दूसरी बात आता है पी ए माइनस पी बी का मिनिमम मान कितना आएगा, और भी आसान हो गया। तो पी ए माइनस पी बी का मिनिमम मान कितना आएगा, तो ये भी बहुत आसान आर्टिकल है, तो बहुत ही आसान है, क्लियर। पी ए माइनस पी बी मिनिमम क्या हो सकता है, जीरो। पी ए माइनस पी बी मिनिमम क्या हो सकता है, जीरो। कैसे, अरे
जैसे मैं देख रहा हूं कि आपको हमारे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं, ठीक। अगर आपको हमारे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उन वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को लाइक करेंगे तो और बच्चे जब उस वीडियो को देखेंगे वो भी मोटिवेट होंगे, और अगर आप शेयर करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में वो कंटेंट जाएगा। तो आप इसी तरह से हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि मोशन के हर टीचर को मोटिवेशन मिले और बेहतर करने के लिए, ताकि हम आपको अच्छी से अच्छी और सेवाएं दे पाएं। ये पॉइंट है, ये ए और बी है, पक्का? तो ठीक है, सीधी सी बात है ना, पी ए माइनस पी बी, ये दूरी और ये दूरी बराबर हो जाए। अगर ये दूरी और ये दूरी बराबर हो जाए, इसका मतलब क्या होगा, पी ए माइनस पी बी का मिनिमम मान 0 हो जाएगा। मिनिमम मान 0 कब होगा, जब ये पॉइंट किस पर लाई करे, इसके लंब समद्विभाजक पर लाई करे। किस पे लाई करे, पी पॉइंट किस पे लाई करे, लंब समद्विभाजक पे लाई करे। मध्य बिंदु लंब समद्विभाजक पर लाई करे। अगर पी लंब समद्विभाजक पे लाई करेगा तो पी ए माइनस पी बी का मिनिमम मान कितना आएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर? तो कभी पूछा जाए ना कि पी ए माइनस पी बी मिनिमम क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। कब हो सकता है, जब पी किस पे लाई करे, ए बी के लंब समद्विभाजक पर लाई करे। ठीक है। मैक्सिमम कब हो सकता है, जब पी ए बी कॉलिनियर हो, यानी संरेखीय हो, और पी उनके भाई विभाजित करता हो, अंतिभाजित नहीं भारी विभाजित करता हो। और पी ए प्लस पी बी का न्यूनतम मान कब निकलेगा, वो मैं आपको समझा चुका हूं। अब इसके आगे हम क्वेश्चंस करेंगे। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये वाला क्वेश्चन है। आप भाई साहब मैं कह रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप देखेंगे ना, आपको फील ही नहीं आएगा इस क्वेश्चन का। लोग लगेंगे इसमें अवकलन कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, आप कुछ भी कर लो, आपसे एक बार को क्वेश्चन ही हिलेगा ही नहीं। समझ आ गया? तो सबसे पहली बात, जब इस क्वेश्चन को करें तो भैया शांत दिमाग से आप मैं इस क्वेश्चन को देख लो, क्योंकि जब तक आप इस क्वेश्चन को देखोगे नहीं, जो मैं आपको फील बताने वाला हूँ वो फील आपको नहीं आने वाला तय है। ठीक है, समझ आ गया? देखिए इस क्वेश्चन को देख के कहीं भी फील नहीं आ सकता कि ये क्वेश्चन पी ए माइनस पी बी मैक्सिमम से हम करने वाले हैं। देखिए सबसे पहली बात, मैंने इसको सेट किया। कैसे लिखा मैंने इस एक्सप्रेशन को सबसे पहले मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखा एफ एक्स बराबर, ठीक है, अंडर रूट में। ठीक है, यहाँ पर मुझे क्या नजर आ रहा है, मुझे माइनस का 3x² नजर आ रहा है, 3x² नजर आ रहा है, तो मैंने इसको लिख लिया x² माइनस 2 का होल स्क्वायर। मैं 3x² नजर आ रहा है तो मैंने सोचा बैलेंस कर लेते हैं, तो x की पावर 4 हो गया बैलेंस। अब माइनस का 4x² आएगा, और है कितना, माइनस का 3x², तो माइनस का x प्लस x² ऐड कर दो, हो गया। आगे बढ़ो, प्लस का 4 आएगा, और है कितना, प्लस का 13, तो कितना आएगा, प्लस का 9 बचेगा। कितना बचेगा, प्लस का 9 बचेगा। मैं पहले वाले को सेट कर रहा हूँ, अभी मैं पहले वाले को सेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले वाले को सेट करने के मैंने से लिख दिया, तो कितना आ गया भैया, ये आ गया x² माइनस 2 का स्क्वायर, और ये चीज़ पता क्या आ गई, x माइनस 3 का स्क्वायर। और जब आपने बैलेंस कर लिया ना, तो फिर आप दूसरे पे दिमाग लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो, क्योंकि आपको क्या चाहिए, अगर आपके दिमाग में चल रहा है पी ए माइनस पी बी मैक्सिमम, तो पी ए माइनस पी बी मैक्सिमम के लिए हमें ए और बी दो फिक्स पॉइंट चाहिए होते हैं, और एक मूविंग पॉइंट होता है। तो मूविंग पॉइंट तो मुझे दिख रहा है x² और x। मूविंग पॉइंट क्या दिख रहा है मुझे, x² और x, और 2 और 3 मुझे क्या दिख रहे हैं, फिक्स पॉइंट। तो एक फिक्स पॉइंट और आएगा। तो आगे बढ़ते हैं, ये वाला पोर्शन हो गया। अब इस वाले पोर्शन पर आ जाइए। इस वाले पोर्शन को भी मैंने ऐसे ही लिख लिया। कैसे लिख रहा हूँ भाई, x² माइनस, क्योंकि यहाँ पर एक ही x² है, यहाँ पर 3 x² थे तो मैंने -2 बनाया था, वहाँ पर एक ही x² तो मैंने -1 बनाया है। ठीक है, बैलेंस करूंगा, x² माइनस 1 का स्क्वायर तो x4 आएगा, प्लस 1 आएगा, माइनस का 2x² आएगा, तो प्लस x²। हो गया बैलेंस, हो गया बैलेंस, पक्का? क्या मैं x² को x माइनस 0 का स्क्वायर लिख दूं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप आराम से देखो इस क्वेश्चन को, अगर इस एक्सप्रेशन को ढंग से देखें तो आपको दिख रहा होगा यहाँ x² और x नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ये तो हो गया मूविंग पॉइंट, ये तो हो गया मूविंग पॉइंट। फिक्स पॉइंट कौन सा है, 2 और 3, और दूसरा फिक्स पॉइंट कौन सा है, 1 और 0। ठीक है, गड़बड़ मत कर देना भाई, है ना, x और x²। इसको आप ऐसे देखो, x और x², x और x²। ठीक है, x और x²। पॉइंट क्या हो गया, 3,2, और दूसरा पॉइंट क्या आ गया, दूसरा पॉइंट मेरे पास आ गया 0,1। समझ में आ गया? x, x² की इससे दूरी ये दे रखी है, और x, x² की इससे दूरी ये दे रखी है। क्लियर? अब x, x² किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, ये तो पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। x, x² किसको रिप्रेजेंट करता है, y बराबर x², y बराबर x², y बराबर x² को, y बराबर x² को। ठीक है, ये बन गया ग्राफ। ठीक है, x, x² क्या होगा, अरे x, x² तो कोई मूविंग पॉइंट होगा जो पैराबोला पर कहीं भी हो सकता है। ठीक है, 3,2 और 0,1, 0,1 ये रहा, 3,2 कहीं ये रहा, ये फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है भाई, दोनों फिक्स पॉइंट है। 3,2 और 0,2 तो फिक्स पॉइंट है, ये बेचारा मूव करेगा।
अब इसको आपने ज्वाइन कर दिया, क्लियर है। क्या आपको ये पिक्चर नहीं दिखाती? आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? पी ए माइनस पी बी की मैक्सिमम मैंने पूछ रहे हो, आप ये तो पूछ रहे हो इसका मैक्सिमम मान निकालना है। तो बेसिकली है क्या भाई? पी ए माइनस पी बी का मैक्सिमम मान निकालना है। तो ये बन गया पी ए माइनस पी बी। क्या बन गया बेसिकली? पी ए माइनस पी बी का मैक्सिमम। क्या बन गया? पी ए माइनस पी बी का मैक्सिमम बन गया ना। अब चूंकि अगर मैं इसी सिचुएशन को देखूंगा तो इस सिचुएशन में तो पी ए माइनस पी बी मैक्सिमम भी तो हो नहीं सकता। ये भाई साहब पॉइंट मूव करेगा, मूव करेगा, मूव करेगा, मूव करेगा, मूव करेगा, जब यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये तीनों एक ही रेखा पर हो जाएंगे। और जब तीनों एक ही रेखा पर हो जाएंगे तो पी ए माइनस पी बी माइनस पी ए किसका बराबर होगा? ए बी के। किसका बराबर होगा? ए बी के। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ इस एक्सप्रेशन का ठीक है मैक्सिमम मान कब आएगा भाई? कितना आएगा? तो पी ए माइनस पी बी का मैक्सिमम मान कितना आएगा? ये आएगा ए बी के बराबर। और ए बी कितना है? डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लो। ए बी कितना है? डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लो। कितना आएगा? √10। आगे √10 ये किसके बराबर है? √m के बराबर है। तो बताइए m कितना आएगा? 10। m कितना आएगा? 10। नंबर 2 में क्या करेंगे अपन लोग? क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या लिखेंगे? एफ एक्स दे रखा है, 3 को अंदर ले जाइए आप। 3 को अंदर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा? 3 को अगर हम अंदर ले जाएंगे तो हमें मिलेगा 945 माइनस 3 को अंदर लेंगे तो 9 36 cos x मिलेगा। ठीक है ना। इधर आ जाइए, ये वाला जो पोर्शन है हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। समझ में आ गया? यहाँ तक आ गया। यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे? देखिए 36 है ना, इस 45 को हमने तोड़ा 36 + 9 में। ठीक है, 36 की फीलिंग भी कैसे आएगी वो आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आएगी, क्योंकि आपको कुछ बनाना पड़ेगा, है ना। तो 36 cos x को देख के मैंने इसको 36 + 9 लिखा, और इस 9 को क्या लिख दिया मैंने? इस 9 को लिख दिया cos² x + sin² x। अभी मैं उसका काम नहीं कर रहा हूँ, उसको देखेंगे बाद में, उस वाले को बाद में देखेंगे। मैंने इसको पहले बनाया था, इसको दोबारा बना रहा हूँ। तो क्या आएगा? देखिए ये चीज़ और ये चीज़ और ये चीज़ पता है क्या बन गई? 3 cos x - 6 का होल स्क्वायर। और ये क्या बनेगा? 9 sin² x। 9 sin² x को लिखेंगे 3 sin x - 0 का होल स्क्वायर। आराम से देख लो, है ना। इसका स्क्वायर खोल के देखो, ये चीज़ और ये चीज़ आ जाएगी, और वो आ ही रही है। इसका काम खत्म। अब आप आ जाइए दूसरे वाले पोर्शन पे। तो वहाँ पर भी हमने क्या करा था? 9 को लिखा था 9 cos² x + sin² x। तो यहाँ पर जो 13 है ना, 13 में क्या करेंगे? 13 में 9 को लिखेंगे 9 cos² x + sin² x + 4 - 12 sin x। ठीक है, 9 को लिखेंगे 9 cos² x + sin² x। ठीक है, तो क्या बन गया? ये बनेगा 3 cos x - 6 का स्क्वायर। ये बनेगा 3 sin x - 0 का स्क्वायर। इधर आ जाइए, ये क्या बनेगा? है ना, ये क्या बनेगा? ये बनेगा 3 cos x - 0 का स्क्वायर, और ये बनेगा 9 sin² x - 12 sin x। ठीक है, 12 sin x में बनाना पड़ेगा, तो ये बनेगा 3 sin x - 2 का स्क्वायर। चेक कर लो भाई, 9 sin² x ठीक है, और 4 आएगा, ठीक है, और 12 sin x आएगा। करेक्ट है, क्लियर। तो यहाँ से एक चीज़ तो दिख रही होगी, मूविंग पॉइंट दिख गया होगा और फिक्स पॉइंट दिख गया होगा। दिख गया ना सबको? दिख गया मूविंग पॉइंट क्या और फिक्स पॉइंट क्या है? बताइए। मूविंग पॉइंट क्या है? 3 cos x और 3 sin x। ठीक, तो मूविंग पॉइंट क्या है? 3 cos x और 3 sin x, राइट। अच्छा, फिक्स पॉइंट क्या है? फिक्स पॉइंट क्या है? फिक्स पॉइंट है 6,0 और 0,2। 0,2 समझ में आ गया? इसको आप A बोलो, इसको आप B बोलो, इसको आप P बोलो। अच्छा, 3 cos x और 3 sin x किस पे लाई करता है? सर्कल पर। कौन से सर्कल पे लाई करता है? x² + y² बराबर 9 पर लाई करता है 3 cos x और 3 sin x। तो उसका ग्राफ बना लेते हैं। बना लिया? ठीक है। अच्छा, 3 cos x और 3 sin x कहाँ पर लाई करेगा भाई? वो यहाँ पर लाई कर रहा है, कहीं भी लाई कर सकता है, उसकी मर्जी है, पूरे सर्कल पर। ठीक है, आपका A पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? B पॉइंट 0,2, तो यहाँ कहीं लाई कर रहा है। और A पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? A पॉइंट आपका लाई कर रहा है 6,0 पर। समझ में आ गया? क्लियर। बस आपको पी ए प्लस पी बी मिनिमम चाहिए। मैं आपको बता चुका हूँ कि पी ए प्लस पी बी मिनिमम किसके बराबर होता है? पी ए प्लस पी बी मिनिमम बराबर होता है ए बी के। किसके बराबर होता है? ए बी के। क्लियर। अच्छा, मिनिमम मिलेगा कब? पी ए प्लस बी बी मिनिमम कब मिलेगा? पी ए प्लस बी बी मिनिमम तब मिलेगा जब ये भाई साहब घूमते 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 यहाँ आ जाएंगे।
जब ये भाई साहब घूमते घूमते यहाँ आ जाएंगे तो PA प्लस PB, PA प्लस PB कितना आ जाएगा, PA प्लस PB मिनिमम आ जाएगा AB के बराबर। तो जब ये पॉइंट मूव घूमता घूमता यहाँ आ जाएगा तो PA और PB का जो सम होगा किसके बराबर होगा, AB के बराबर होगा। तो PA प्लस PB का न्यूनतम मान किसके आएगा बराबर, AB के। लिख दूँ तो PA प्लस PB का न्यूनतम मान किसके बराबर होगा, AB के बराबर होगा। कितना आएगा वो निकाल लीजिए आप डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो ये आएगा 36 + 4 √40 आएगा। तो आपका आंसर आएगा √40। कितना आंसर आएगा, √40। ठीक है, तो इसके साथ ही है ना हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, यानी AOD जो चैप्टर है हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं, है ना। क्वेश्चंस हमने बहुत सारे किए हैं, क्वेश्चंस हमने कोई कमी नहीं रखी है, क्वेश्चंस हमने बहुत किए हैं और हमने वो सारी चीज़ें कवर की हैं जो JEE के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे हमने क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन को हमने बहुत डिटेल में देखा है, उसके हमने एक एक चीज़ डिस्कस की है, क्यूबिक क्या है, तो क्यूबिक की क्या पॉसिबिलिटीज़ है वो हमने देखा। ये वाला पार्ट PA प्लस PB मिनिमम मैक्सिमम जनरली मैक्सिमम मिनिमम नहीं पढ़ाते हैं, पर मैंने आपको पढ़ाया ताकि कोऑर्डिनेट वाला जो टच है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू का क्वेश्चन था, मिनिमम वैल्यू क्वेश्चन था, इसलिए मैंने उसको यहाँ टच कराया। इसके अलावा हमने क्या देखा, मैक्सिमम मिनिमम हमने ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स देखी हैं, ज्योमेट्रिकल भी मैंने आपको 10, 11, 12 प्रॉब्लम्स कराई हैं, मेनली जो IIT में आई हुई हैं वो सब हमने देखी। इसके अलावा हमने प्रथम अवकलज विधि देखी और द्वितीय अवकलज विधि देखी। शुरू में हमने कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस देखे थे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी मैंने आपको कराया है। तो कुल मिलाकर हमने मैक्सिमम मिनिमम में हर चीज़ वो कवर की है जो एग्ज़ाम में आ सकती थी या एग्ज़ाम में आ चुकी है या एग्ज़ाम में आएगी, वो हमने सब कवर किया है। यहाँ पर हमारा AOD कंप्लीट होता है। AOD जो है मैं एक ऐसा टॉपिक है, मैं ऑनेस्टली बताऊँ पढ़ने वाले बच्चे के लिए बहुत शानदार टॉपिक है और AOD में से क्वेश्चन आते भी हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक है। अगर आप ढंग से करोगे तो डेफिनेटली आप AOD का क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे। ओके, चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 1821 799 या आप बोल सकते हैं 18002121 799। इस नंबर पर कॉल करके आपको जो भी कंटेंट चाहिए वो आपको अवेलेबल हो जाए।